हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपके रूबरू। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार आपको खबरों तक और खबरों के नजदीक कुछ जानकार लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता है। आज एक बार फिर तेहरान से सीनियर जर्नलिस्ट अहमद अब्बास साहब से हमारी बात हो रही है। वो ईरान रेडियो हिंदी से मुताल्लिक हैं, तेहरान में रहते हैं, एक लंबे अरसे से तकरीबन 25 साल से ईरान में हैं। भारत के रहने वाले हैं, लखनऊ के नजदीक के, और हमारे बहुत पहले से जानकारी है। और हम चाहते हैं कि उनसे बराह रास्त कुछ बातें मालूम करें। जो खबरें जो जिस तरह से चल रही हैं, ट्रंप कह रहे हैं कि मैंने आयतुल्लाह खामेनेई को कत्ल होने से बचाया, और उधर आयतुल्लाह खामेनेई ने पैगाम दिया है अपनी कौम को मुबारकबाद का, अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जंग जीतने के लिए, और आइंदा भी अगर किसी ने कोई हिम्मत की तो सख्त जवाब दिया जाएगा। उनका ये पैगाम है। अहमद अब्बास साहब, वेलकम है आपका मीडिया स्टार वर्ल्ड को। आपने एक बार फिर वक्त दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप ये बताइए कि ये 12 दिन की जंग हो गई, जंगबंदी हुई, शुक्रिया जरा नवाजी। जंगबंदी हुई, और जंगबंदी बहुत ही ईरान की शरायत मानते हुए हुई। अब किस किस्म की सूरत हाल नजर आ रही है? कभी कभी अमेरिका की तरफ से, ट्रंप की तरफ से कुछ धमकी आमेज बातें हो रही हैं, लेकिन अब के क्या हालात लगते हैं? आपका अपना तज्जिया क्या है? इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमले रुक गए हैं। ईरान ने इस सीज फायर को एक्चुअली सीज फायर का नाम नहीं दिया है, बल्कि ये नाम दिया है कि हमले रुक गए हैं। इसका मतलब ये है कि तैयारी हम जारी रहनी है, ट्रिगर से उंगली हटनी नहीं है, कि कभी भी दोबारा हमले शुरू हो सकते हैं। ये तस्वुर यहाँ बिल्कुल एकदम आम है, और यानी आम पब्लिक की सतह पर भी ये तस्वुर पाया जा रहा है। उसके अलावा जिस तरह के बयान आ रहे हैं, आपने हवाला दिया, उससे भी अंदाजा किया जा सकता है जिस तरह अमेरिका का और इसराइल का बिहेवियर देखने में आया है कि मुज़ाकरा चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, और ठीक बातचीत के दौरान अटैक कर देते हैं। तो उससे ये है कि अगर उनके ये बयान इस तरह के ना भी आए और बड़े अमन पसंदाना बयान आए और शांति की बातें करने लगे, तब भी मुझे नहीं लगता कि ईरान में कोई भी ऐसा होगा जो इस पे भरोसा करेगा। हर लम्हा इस बात के लिए तैयार रहेगा कि कभी भी हमला हो सकता है। इसकी दूसरी वजह भी यह है कि इसराइल को इस झड़प में जो एक 12 दिन चली, जिस तरह का नुकसान पहुंचा है, जिस तरह की उसकी शिकस्त हुई है, और जिस तरह की उसकी बदनामी हुई है पूरी दुनिया में, और उसके अलावा जिस तरह का जो कॉन्फिडेंस है वहां पर रहने वालों के अंदर, वो जो खत्म हुआ है, और एक भरोसा था वहां की आर्मी पर, इजरायली आर्मी पर और फोर्सेस पर, वहां की लीडरशिप पर, वो भरोसा कहीं ना कहीं पूरी तरह से टूटा है। और भरोसा टूटने का मतलब यह है कि उन लोगों के लिए वहां रुकना बड़ा मुश्किल है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए आ, ये लगता है कि इसराइल फिर कोशिश करेगा कि किसी तरह से इक्वेशन बदल जाए। जो समीकरण इस वक्त स्थापित हुआ है हालिया झड़प में, वो ना रहे बल्कि बदल जाए, और इसराइल की एक बर्तरी उसे मिल जाए। उस वो ज्यादा मजबूत पोजीशन नजर आने लगे लोगों को, उसकी जरूर ये कोशिश होगी। तो इसलिए जंग का खतरा हर वक्त है। जंग का खतरा हर वक्त है, और इसराइल चाहेगा कि जिस तरह से उसकी बेइज्जती हुई है, जो नैरेटिव बना है इसराइल के खिलाफ, इसराइल की कमजोरी का, वो किसी तरह से वापस ठीक हो जाए उसके हक में। तो इस दरमियान ईरान की किस किस्म की तैयारियां नजर आ रही हैं? किस किस्म का क्या कुछ ऐसा है? वहां के मीडिया में किस तरह से इसको जज किया जा रहा है हालात को? और जब कोई बहुत ज्यादा जलील होकर के भागता है, जिस तरह से अमेरिका और इजराइल जंगबंदी के लिए मजबूर हो गए, जब आपने शुरू में बताया था कि तय ये हुआ कि अमेरिका के कतर में जो बेस है उस पर ईरान हमला करेगा, अमेरिका जवाब देने का हक नहीं रखता, आखिरी 3 घंटे इजराइल के खिलाफ ईरान हमले करेगा, इजराइल को जवाब देने का हक नहीं होगा। तो यह बहुत ही एम्बेरसिंग हालत थी अगर उनकी तरफ से सोचा जाए। तो इसके बाद में तो ऐसा लगता है कि दुश्मन काफी कमजोर हो चुका है। अब कौन सी बुनियाद पर वो फिर से हमले कर सकता है?
असल में इसराइल के लिए यहाँ ईरान में मैंने लोगों में कुछ इस तरह का डिस्कशन सुना इससे पहले भी। अभी ये पूरा जो जंग के हालात बने इससे कई महीने पहले, वो ये कि एक दीवानों का ग्रुप है जो इसराइल में हुकूमत चला रहा है, और ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। अपनी जो इंतहा पसंदाना सोच है और जज्बा है जिस तरह का, उसकी वजह से तो शिकस्त तो उसे हुई है। लेकिन ये भी है कि वो पता नहीं किसी अलग दुनिया में रह रहे हैं या क्या रह रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने जो प्लान जिस तरह का बनाया था। आप एक्सपर्ट्स के अगर बयान देखिए, मैं आज जॉन मियर मायर्स का एक मियर शाइमर का एक वो देख रहा था, स्टेटमेंट, बल्कि एक इंटरव्यू था जिसमें वो ये कह रहे थे कि इसराइल को जो नुकसान पहुंचा है उसको छुपाने में इसराइल को बड़ी मेहनत लग रही है, बड़ी मेहनत कर रहा है कि किसी तरह से वो छुप जाए, लेकिन वो इतना बड़ा नुकसान है कि उसे छुपाना मुमकिन नहीं। उन्होंने हैफा का खास तौर पर जिक्र किया और तेल अवीव के हालात जो बताए। मीर शामिर बड़ा जाना पहचाना, बड़ा मशहूर नाम। तो उसके अलावा एक लैरी जॉनसन, सीआईए के एक एनालिस्ट हैं, सीआईए के लिए काम करते रहे। उनका भी मैं इंटरव्यू देख रहा था, तो वो भी ये अमेरिका बेस्ड है, उनका भी ये कहना था कि भाई जो नुकसान इसराइल को पहुंचा है वो उसके बाद इसराइल का मुस्तकबिल क्या रहेगा, काफी मुश्किलों में फंस गए। एक्चुअली ये कहना चाह रहे थे कि इस जंग से इसराइल ने अपना मुस्तकबिल खतरे में डाल दिया। तो ये जो वो लोग हैं जो नजर रखते हैं हालात पे, उनका तस्वुर है तो इसराइल शिकस्त के बाद इसको बदलने की किसी तरह से कोशिश में है कि ये सूरत हाल ना रहे। उसको लगता है कि कोई ऐसी स्थिति बन जाए कि जिसमें वो मजबूत नजर आए। अभी तो वो बहुत कमजोर नजर आए, यहाँ तक कि आप बाकी तो सबको छोड़ दीजिए, डोनाल्ड ट्रंप ने जो बयान दिया कि आखिर के 2 दिनों में इसराइल को बड़ी बुरी तरह से पिटाई हुई है। हालांकि ट्रंप की किसी बात का बहुत भरोसा नहीं, लेकिन चूंकि इस कॉन्टेक्स्ट में बहुत सारे लोगों ने इस तरह की बात की है, तो ये हो सकता है कि उनको भी कोई मैसेज देना चाह रहे हो। तो ये इस तरह की बात बहुत बड़े पैमाने पर हो रही है। खुद इसराइल के अंदर जिस तरह के हालात हैं, वहां पर जो एक कंपनसेशन का एक इदारा है, एक इंश्योरेंस टाइप का इदारा, जो नुकसान जहां पहुंच जाता है तो लोग जाके वहां शिकायत दर्ज कराते हैं कि हमें इतना नुकसान हो गया, हमें उसका कंपनसेट किया जाए। तो वो नुकसान के लिए जो रुजू करने वाले हैं, उस इदारे के पास जाने वाले, उनकी तादाद लगभग 50,000 बताई जाती है, जिन्होंने जाके कहा है कि भाई हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए। और ये फौजी जो केंद्र थे, फौजी सेंटर्स और बेसेस, ये सबसे अलग हटके दूसरी जो आबादी है वहां के लिए, तो उससे ये बहुत बड़ा इसको बदलने के लिए इस शिकस्त के बाद भी इसराइल ये चाहेगा कि कुछ और हो जाए, कुछ और नतीजा निकले। अच्छा, इस जंग के बाद, ये जो जंग में जो कुछ ईरान की पोजीशन सामने आई है, उसके बाद पड़ोस के अरब मुल्कों के किस किस्म के रवैये की उम्मीद है? क्योंकि दूसरी तरफ से अब भी ट्रंप की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नॉर्मलाइजेशन हो, इसराइल से ताल्लुकात जल्दी से जल्दी नॉर्मल हो, ज्यादा से ज्यादा अरब मुल्कों को उसमें शामिल किया जाए। आपको क्या लगता है? क्योंकि सऊदी अरब और ईरान के बीच में जो ताल्लुकात चीन ने नॉर्मल कराए थे, उसके बाद इस हद तक के उनका डिफेंस मिनिस्टर फैमिली से दूसरे नंबर का सबसे अहम शख्स आयतुल्लाह खामेनेई से मिलने आया, पैगाम लेकर के भी आया। तो ये कभी सर्द कभी गर्म वाला जो मामला अब तक चलता रहा है, अब आने वाले वक्त में क्या कुछ लगता है अरब मुल्कों का क्या होगा? अरब मुल्कों के अगर हम उनके बयान देखते हैं, एक मैं बयान अभी देख रहा था, तुर्की फैसल का बयान था। सऊदी अरब के साबिक इंटेलिजेंस चीफ रह चुके हैं, और उन्होंने एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर इस दुनिया में कहीं इंसाफ होता और इंसाफ की बालादस्ती होती और कानून की संप्रभुता होती, तो हमें ये नजर आना चाहिए था कि अमेरिका ने डेमोना पर बमबारी की है। एक आइडियल टाइप की बात उन्होंने, एक आदर्शवादी बात की कि अगर इंसाफ होता तो अमेरिका ईरान की फैसिलिटी पे नहीं बल्कि डिमोना पे बमबारी करके आया होता, जहां पता चलता है। उसके अलावा सऊदी अरब के अधिकारियों के इससे पहले बयान है
कि फिलिस्तीनी स्टेट के बगैर हम उधर जा नहीं सकते। बल्कि जो किताब है बॉब वुडवर्ड की, उसमें उन्होंने जो लिखा है वो ये लिखा है कि MBS मोहम्मद बिन सलमान के कहना है कि मुझे फिलिस्तीनी रियासत, फिलिस्तीनी स्टेट मैं चाहता नहीं, लेकिन मेरी जरूरत है, यानी उसके बगैर मैं आगे बढ़ नहीं सकता इसराइल के साथ किसी मामले में। उसमें असल में ये लोग इस तरह की जो हुकूमतें हैं जो इलेक्टेड नहीं है, वो जाहिर है ताकत के बल पे और किसी तरह से और अलग अलग हीले से और तरीकों से अपना पीरियड जारी रखती हैं। तो वो कोशिश ये करती हैं कि पब्लिक भड़क ना जाए, आवाम नाराज न जाए। में फिलिस्तीन वाले मसले में इतना ज्यादा लोगों में गम और गुस्सा है कि वो अगर इस तरह का कदम, ये हुकूमतें डर रही हैं कदम कोई आगे बढ़ाने से कि अवाम का गुस्सा कहीं फट ना पड़े, फिर उसे कंट्रोल करना ना उनके बस में होगा ना अमेरिका के बस में होगा। तो इससे ये सूरत हाल नजर आ रही है कि मौजूदा हालात में, फिलिस्तीन के जो हालात हैं उनमें इन मुल्कों के लिए, हुकूमतों के लिए आगे बढ़ना आसान नहीं होगा। मुमकिन है आगे बढ़ जाए। आप देखिए तेल अवीव में एक तस्वीर लगाई गई है काफी बड़ी, जो कि वायरल भी बड़ा हुई सोशल मीडिया पे, और उसका नाम दिया है न्यू मिडिल ईस्ट। तो न्यू मिडिल ईस्ट में फिर वहां आपको उस तस्वीर में नेतन्याहू भी नजर आ रहे हैं, उसमें MBS भी नजर आ रहे हैं, उसमें अब्दुल फत्ताह सीसी इजिप्ट वाले वो नजर आ रहे हैं, और उसमें यहाँ तक कि अबू मोहम्मद जौलानी की तस्वीर शामिल की है। चूंकि अबू मोहम्मद जौलानी भी इस वक्त बहुत कोशिश में है कि इसराइल के साथ, सुनने में आ रहा है कि वो डील भी करने की कोशिश में है। तो इस तरह के हालात हैं कुछ हुकूमतों की सतह पर, ये सूरत हाल है। यानी वो, उनको लग रहा है कि हमें इसराइल के करीब चला जाना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें आवाम से डर है। अबू मोहम्मद जौलानी ने ये किया इसलिए को हथियार लेके तो वहाँ टैंक की पे सवार होकर तो दमिश्क पहुंचे हैं, तो लोगों को उन्होंने डरा रखा है, कत्ल कर रखा है। कोई आवाज उठाता है तो कत्लेआम कर देते हैं। हमने देखा भी जो लाजिकिया वगैरह में भी हाल ही कुछ महीने पहले हुआ। तो ये सूरत हाल है, अवाम की ये सूरत हाल है, हुकूमतों की ये सूरत हाल है, और रीजन इस तरह से हमें नजर आ। अच्छा, जो अभी जो 12 दिन के अंदर कम से कम, मैं जहां तक मुझे याद है, 3 नए किस्म की मिसाइलें इंट्रोड्यूस की ईरान ने इस जंग के दौरान। आखिरी दिनों में 2 दिन में 2-3 नई मिसाइलें लॉन्च की। आपको क्या लगता है, क्या बहुत से और मिसाइल्स और ज्यादा ताकतवर और ज्यादा मजबूत किस्म के हथियार ईरान के पास हो सकते हैं? क्या अमेरिका और इजराइल को, अगर दोबारा वो कोई जंग शुरू करते हैं, तो क्या कोई और बहुत ज्यादा उन्हें तकलीफ से गुजरना पड़ेगा? क्या क्या कुछ सूरत हाल है, तैयारी का क्या हाल है आगे अगर कोई जंग शुरू होती है तो? देखिए, ईरान मिसाइल पे कई दशकों से काम कर रहा है और बहुत मेहनत से काम कर रहा है। ईरान ने अपनी एयरफोर्स पे काम नहीं किया, इसीलिए कि उसने इसका जो सब्स्टिट्यूट देखा वो मिसाइल टेक्नोलॉजी में देखा। अपने डिफेंस में मिसाइल पे काफी तवज्जो दी है। तो ये डिफेंस में यानी डिटरेंस भी है और अटैक का साधन भी है ईरान के लिए। ईरान दोनों इससे काम कर रहा है। मिसाइल जो इस्तेमाल हुए उसमें एक मिसाइल जो बहुत ज्यादा जिसका चर्चा रहा वो फत्ताह मिसाइल है। फत्ताह 1-2 इस तरह के एक सीरीज है। ये बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो बहुत तेजी के साथ अपने टारगेट पे पहुंचता है। और उसके अलावा जो मिसाइल सिज्जील मिसाइल का इस्तेमाल हुआ, ये बहुत अहम मिसाइल था। इनमें कुछ मिसाइल, एक मिसाइल ऐसा है जो इस्तेमाल नहीं हुआ है, उसका नाम आया, और वो था खुर्रमशहर। खुर्रमशहर नाम का एक मिसाइल है जिसपे वॉरहेड काफी बड़ा लगता है। वॉरहेड 2000 किलोग्राम का लगता है, 2 टन का। वो ईरान ने अभी तक इस्तेमाल इसमें नहीं किया। ये जो बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल की ईरान ने, ये 1 टन के आसपास तक के वॉरहेड लेके जाते हैं और इनके जरिए से ये तबाही मची। दूसरी चीज मैं ये बताना चाहूंगा कि इन 12 दिनों में ईरान ने लगभग 5.5 मिसाइल इस्तेमाल किए। ईरान के पास मिसाइलों का जखीरा लाखों में बताया जाता है, एग्जैक्ट तादाद तो नहीं है। एक अंदाजा लोग लगाते हैं कि 3 लाख से 5 लाख तक मिसाइल है, पूरे पूरे शहर हैं
ईरान ने 500 मिसाइल 550 मिसाइल मारे हैं, और उसमें जो हाल हैफा का और तेल अवीव का हुआ है वो सारी दुनिया की नजरों के सामने। उसके अलावा ईरान ने 14 मिसाइल अल उदैद पे मारे थे, कतर के अंदर अमेरिकन बेस। तो ये सूरत हाल है। अब ईरान की तैयारी एक्चुअली लंबी लड़ाई की थी सीज फायर के लिए, जब बहुत खुशामदें आने लगी पिछले जंग खत्म होने से 3-4 दिन पहले से ही ये मुतालबा शुरू हो गया कि जंग रोक दी जाए। तो ईरान ने लेकिन तैयारी ये कर रखी थी कि उसे लंबी लड़ाई लड़नी है। तो आप इससे अंदाजा कर सकते हैं और हम अंदाजा लगा सकते हैं आसानी से कि ईरान के पास मिसाइल की तैयारी कितनी बड़ी। अच्छा, इसके अलावा मैं एक चीज और कहूंगा, ईरान इस वक्त बहुत मेहनत से काम कर रहा है अपने एयरफोर्स और एयर डिफेंस सिस्टम ईरान के पास है, जिसे शुरू में हैक कर लिया था इजराइल ने, लेकिन इसके बावजूद ईरान इस वक्त बहुत ज्यादा मेहनत से काम कर रहा है एयर डिफेंस को और ज्यादा मजबूत करने। अच्छा, एक बात बताइए, इस जंग के दौरान भारत से मुताल्लिक कुछ डिस्कशन हुआ क्या? भारत की तरफ से कुछ ज्यादा उम्मीद थी किसी हमदर्दी की? ईरान और एससीओ में भारत ने जो है वो उस स्टेटमेंट का वो हिस्सा नहीं बना, और भारत के सिलसिले में क्या सोच है इस वक्त सरकार की इस जंग के दौरान जो कुछ भी तजर्बे हुए? भारत इस पूरे मसले में, बल्कि काफी और इससे पहले जो फिलिस्तीन का और लेबनान तक का मसला जो चला आ रहा है और इस वक्त जाहिर है बहुत औज पे पहुंच गया था, पूरी तरह से गायब नजर आ रहा है। यानी भारत की कहीं प्रेजेंस, कहीं कोई भूमिका नजर ही नहीं आ रही है। ईरानियों को तो कहीं बिल्कुल ही महसूस ही नहीं हो रहा है कि भारत उसकी असल में इधर तवज्जो से पता भी है कि कुछ हो रहा है या वाकई पता ही नहीं है। जैसे उसके तौर पर एक तंज की बात है कि लगता है जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ इस तरह की सूरत हाल। जबकि भारत एक बड़ा मुल्क है, एक उभरती हुई ताकत है, एक बड़ी इक्तिसादी ताकत है, लेकिन जैसा कि चीन का रोल नजर आया, रशिया का रोल नजर आया, भारत अपने आप को इन मुल्कों के लाइन में रखता है, इन मुल्कों की पंक्ति में रखता है, समझता है, और इस तरह समझा जाता है भारत इस तरह का मुल्क है। लेकिन जब ये बात आई तो भारत एकदम खामोश नजर आया, उसका कहीं कोई रोल नजर ही नहीं है। तो इसकी वजह से जाहिर है कि यहाँ पर फिर डिस्कशन भी बस ये है कि भारत पूरी तरह से गायब, कहीं पर है नहीं, कहीं पर नजर नहीं आता। अब जो तस्वुर है वो ये है कि मुमकिन है कि अलबत्ता इस बात में ये भी, इस बीच में हम ये भी कहें कि हिंदुस्तान के वजीर आजम से जो यहाँ के सदर मसूद पेज़ेश्कियान साहब के टेलीफोन पर बात हुई, वो खबर छपी, एक छोटी लाइन, 2-4 लाइन की खबर छपी। अब्बास अरागची साहब वजीर खारजा जो हैं, उनकी हिंदुस्तान के विदेश मंत्री से जयशंकर से बात हुई, वो खबर भी एक लाइन की आई। लेकिन इतनी बड़ी खबरों और इतने बड़े डेवलपमेंट्स के बीच में वो कहीं इधर उधर कहीं छुप के रह गई, गुम होकर रह गई, क्योंकि उसमें कुछ खास था नहीं, कुछ खास उसमें था नहीं, तो हमें बिल्कुल गायब नजर आया। हिंदुस्तान ऐसा लगता है कि पूरे इस दायरे से कहीं दूर है। देखिए, शुरू में जब अक्टूबर 2023 में जंग शुरू हुई थी, उस वक्त प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ट्वीट करके कहा था कि हम इजराइल के साथ खड़े हैं। बहरहाल इस वक्त जरा खामोशी नजर आ रही है। अच्छा, एक चीज और सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रही है कि ईरान चाबहार वाले मामले में इंडिया के कुछ मामलात को रिकंसिडर कर सकता है। कुछ ऐसे वाकयात हुए जिसमें शायद ईरान अब पीछे हट सकता है, भारत को वहां से हटाने की बात सोच सकता है, चीन की तरफ से कोई बात शुरू हो रही है। क्या ऐसा कुछ तेहरान में कुछ सुनने में आता है क्या? आपने सोशल मीडिया का जिक्र किया, मैंने भी सोशल मीडिया पे ये चीजें देखी, लेकिन चाबहार के सिलसिले में हिंदुस्तान का जो अंदाज रहा है आगे बढ़ने का, जो समझौता हुआ कागज पे था, उसको जमीन पे उतारने के लिए जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए थी, जिस तरह से उसमें आगे बढ़ना चाहिए था, प्रगति होनी चाहिए थी, वो बार बार ये नजर आया कि भारत बहुत हिचकिचाहट में है, बहुत दबाव में है, हिचकिचा रहा है, बहुत आशंकाएं हैं जैसे उसको
इस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ने के सिलसिले में। इसलिए आपने देखा कि कुछ प्रोजेक्ट ऐसे थे जो भारत को करने थे, वो ईरान ने खुद कर लिए। रेलवे लाइन बिछानी थी, वो ईरानियन कंपनी ने फिर खुद ही बिछा ली। इतना लेट हुआ भारत की तरफ से। भारत पे भी हमें लगता है कि अमेरिका का दबाव रहा होगा, इसराइल का दबाव रहा होगा, या कुछ हित उसके मद्देनजर रहे होंगे। लेकिन यहीं पर बहुत अहम बात यहीं पर है कि किस तरह से हितों को साधा जाए, कि इन लॉन्ग टर्म किस तरह से दूरदर्शी पॉलिसियां बनाई जाए कि हित साधे जा सके हर सूरत में। ऐसा लगता नहीं, जैसे चाइना के मामले में हमें बिल्कुल अलग नजर आया, रशिया के मामले में हमें बिल्कुल अलग स्थिति नजर आई कि उनपे भी अमेरिका का दबाव था, उन्हें भी पाबंदियां तो जाहिर ईरान पे जो लगी हुई है उसकी वजह से वो भी अफेक्टेड हो रहे थे, लेकिन उन्होंने कोई ना कोई रास्ता निकाला और ताउन को आगे बढ़ाया। रिश्ता जारी रहा, ताउन भी बढ़ता रहा। रशिया के साथ हम देख रहे हैं कि काफी ज्यादा कोऑपरेशन बढ़ रहा है तेजी से, और चाइना के साथ तो बहुत स्पीड से आगे बढ़ रहा है। और मुझे ये लग रहा है कि अभी ये जो एक झड़प हुई है 12 दिन की, इसके बाद काफी तेजी से आगे बढ़ेगा। आपने देखा कि ईरान के डिफेंस मिनिस्टर ने चाइना का दौरा किया है फौरी तौर पर। डिफेंस मिनिस्टर के दौरे से पहले ये तय है कि एक्सपर्ट्स ने दौरा किया होगा और कुछ ना कुछ डिसाइड किया होगा, इसके बाद ये सिलसिला आगे बढ़ेगा। चाइना और ईरान के बीच में एक 25 साल समझौता आपसी सहयोग का है पहले से। ईरान चाइना रेलवे लाइन बहुत ज्यादा अहम प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा गेम चेंजर प्रोजेक्ट है, वो उस पर तेजी से काम हो रहा है। तो हमें इस तरह की सूरत हाल नजर आ रही है। अब इसमें ऐसा लग रहा है कि भारत की पॉलिसियों की वजह से, उसके रवैये की वजह से, उसके लिए खुद जो है वो स्पेस खत्म हो गया है या खत्म होता ऐसा महसूस। भारत का स्पेस कम हो रहा है ईरान में अपनी गैर मौजूदगी की वजह से। अच्छा, मैं बिल्कुल आखिर में आपसे पूछना चाहूंगा कि आज आप तेहरान में उस जुलूस में थे जो शहदा जो इजराइल के हमलों में शहीद हुए हैं ईरानी, जिसमें साइंसदान, जिसमें फौजी कमांडर्स, वो कैसा मूड था ओवरऑल? लोगों का मूड कैसा था? क्या क्या लग रहा है, पैगाम क्या दिया इस वक्त कौम ने इस जनाजे में शरीक होकर के? क्या कुछ रहा, जरा ये भी आप बता दीजिए, क्योंकि बिल्कुल आज ही की वो खबर है जहां आप मौजूद थे तेहरान में। जरा ये जो लोग शामिल थे, पहले तो एक बहुत बड़ा एक मजमा था जो इनकलाब स्क्वायर की तरफ बढ़ रहा था, चूंकि वहीं से फिर वो शुरू होना था, और वो कई तरफ से आ रहे थे, इनकलाब स्क्वायर की तरफ लोग आ रहे थे। फिर उसके बाद एक तो ये बड़ा वो रहा, लोग बड़े जोश के साथ जा रहे थे, और सारे उसमें बच्चे थे, बड़े लोग, बूढ़े, काफी बूढ़े लोग थे। इसमें वो लोग भी थे, वो कमांडर्स भी नजर आए जो इजराइल के हमले में निशाना बने, लेकिन बच गए, उनकी जिंदगी बच गई। एक थे जो बहुत जख्मी हो गए थे, यहाँ के एडमिरल अली शमखानी, जो बड़े ओहदों पे रह चुके हैं, यहाँ के डिफेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, नेशनल सिक्योरिटी जो सुप्रीम काउंसिल फॉर नेशनल सिक्योरिटी उसके सेक्रेटरी रह चुके हैं, बहुत अहम ओहदों पे रह चुके हैं। और वो छड़ी लेके आए थे, चूंकि जख्मी हो के वो काफी कमजोर नजर आ रहे थे, लेकिन वो छड़ी लेके बेचारे अपना छड़ी टेकते हुए शामिल हुए थे। लोग बहुत ज्यादा थे। उसके अलावा एक बात ये, जैसे ही जनाजे आए शहीदों के, तो ऐसा लोग रो रहे थे जैसा लग रहा था कि इनकी अपनी फैमिली के लोग। ये चीज बड़ी मार्केबल है कि लोग उनको अपनी फैमिली का हिस्सा समझते हो, इस तरह की सोच थी। तो ये मुझे बड़ा वो लगा। बाकी मजमा तो बहुत ज्यादा था। उसके अलावा ये जज्बा था लोगों में कि हमें अपनी लीडरशिप के पीछे हम खड़े हैं, अपनी आर्म फोर्सेस के जो नारे लगा रहे थे, आर्म फोर्सेस के पीछे हम खड़े हुए हैं, और उनको उनका पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। वो जो फैसला करते हैं, जो कार्रवाई करते हैं, उसके लिए हमें पूरा सपोर्ट है हमारी तरफ से। ये चीज और ये जज्बा हमें बहुत साफ नजर आया इस जगह से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब। मुझे मालूम है कि आपकी मसरूफियात भी हैं और जरा इंटरनेट में भी थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में तस्वीर या आवाज में कुछ प्रॉब्लम है, इसलिए फिर दोबारा हम आपसे बात करेंगे। आज की
आपने कई बातें बहुत अहम बताई। एक तो ये कि ईरान दूसरी जंग के लिए तैयारी में है पूरी तरह से, अमेरिका और इजराइल पर भरोसा नहीं किया जा रहा है, वो कभी भी हमला कर सकते हैं और ये जवाबी कार्रवाई के लिए फौरन तैयार हैं। इनके पास बहुत सी ऐसी मिसाइलें हैं जो कहीं ज्यादा वारहेड ले जा सकती हैं, जो अभी तक दुश्मन के सामने नहीं पेश की गई हैं। बहुत सी तैयारियां हैं और रहबर मौज़म के साथ, आयतुल्लाह खामेनेई के साथ पूरी कौम बाकायदा जुड़ी हुई है और आने वाले वक्त में भी इसी तरह से मुत्तहिद रहेगी। वो भी आज के इस जनाजे वाले जुलूस में साबित हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया अहमद अब्बास साहब, आपने हमें टाइम दिया, उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। मैं अपने दर्शकों नाजरीन से कहूंगा कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि खबरें बिल्कुल नजदीक तरीन सोर्स से ली जाएं, तेहरान से आज के हालात, क्योंकि वहां इंटरनेट की प्रॉब्लम अभी थोड़ी बहुत है, इसलिए उस बीच में से इंटरव्यू करके लाना, आप तक पहुंचाना ये अपने आप में जरा मुश्किल हो जाता है कई बार। बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।